मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं. इफ द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो अगर बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है तो एक्सेलरेशन कितना लेंगे, विच इज इक्वल टू जी. याद रहेगा ना. इफ द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देन द एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जी प्लस जी. ना, इफ इट इज ऑफकोर्स प्लस जी लेना बोला, तो मैंने प्लस जी क्यों लेने के लिए बोला रे, बताओ तो सही. अगर बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही, अगर बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है तो बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही तो मोशन एक्सीलरेटेड होती है, और एक्सीलरेटेड मोशन जब होती है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, और इसीलिए a इज इक्वल टू प्लस जी लेना पड़ेगा. इफ द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. और अगर एक आधी बॉडी फ्रीली फॉलिंग है लेकिन इट इज वर्टिकली अपवर्ड, तो आप a इज इक्वल टू क्या डालोगे, माइनस जी. वेरी गुड. ओके. चलो, तो पहले अपन वर्टिकली डाउनवर्ड वाला एक बार फटाफट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूले अभी मैं बता रही हूँ या कल मैंने बताए थे, इसके हमको न्यूमेरिकल के टाइम काम है. मजा आएगा न्यूमेरिकल के टाइम, लेकिन वो तब वही एंजॉय करेंगे वो लोग जिन लोगों ने फॉर्मूले अच्छे से पढ़ के रखे. तो देखो, अगर बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, अगर बॉडी को ड्रॉप करते हैं और फेंकते हैं, इसमें फर्क है. मैंने कल बताया था, ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेंगी, और फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी. तो u is equal to 0, a is equal to g, and displacement s is equal to h and time t. तो अपना जो इक्वेशन है v is equal to u plus at, उसमें u is equal to 0 डाला मैंने और a is equal to g डाला, तो इस प्रकार v is equal to gt आया, राइट. फिर v is equal to gt, तो t is equal to v by g. फिर उसके बाद ये दूसरा इक्वेशन आपको नजर आ रहा है, s is equal to ut plus half at स्क्वायर. हे तिन्ही इक्वेशन पाठ करून ठेवायचे सगळ्यांनी. सगळ्यात पहिला v is equal to u plus at, v is equal to u plus at, v is equal to u plus at. Next, s is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. और तीसरा v square is equal to u square plus 2as. v square is equal to u square plus 2as. और एक और मैंने आखिरी वाला बताया, ये sn वाला. sn is equal to u plus half of a into 2n minus 1. ओके. तो अभी देखो, s is equal to ut plus half at square. So if the motion is for a freely falling body and vertically downward, तो u is equal to 0 and t is equal to t, और half of a के बदले क्या डालेंगे g, और s को क्या डालेंगे h, height. तो अपने को फॉर्मूला क्या मिला है, h is equal to half of gt square. तो by having this h is equal to half of gt square, तो t is equal to under root of 2h upon g. ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, ये वाला t is equal to under root of 2h upon g. इससे हमें टाइम मिलेगा, कल मैंने बताया था ना. तो और आखिरी का ये देखो, sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n माइनस 1. तो sn को hn डालो, u को 0 डालो, हाफ ऑफ a के बदले g डालो और 2n माइनस 1. तो हमें मिला है फॉर्मूला hn इज इक्वल टू हाफ ऑफ g इंटू 2n माइनस 1. hn इज इक्वल टू हाफ ऑफ g इंटू 2n माइनस 1. ओके. अब उसके बाद मैंने आपको उसके ग्राफ डिस्कस किए थे. कौन से? When the body is falling freely, then the graph of distance, velocity and acceleration with respect to time are given by. तो ये मैंने कल बोला था, s is equal to ut plus half at square, u 0 डाला और you got s is equal to half of gt square. तो मैंने बोला था half of g जो है वो कांस्टेंट है, तो s is directly proportional to t square. तो कल मैंने आपको एक राज की बात बताई थी, कौन सी? अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो नेचर ऑफ द ग्राफ इज एक क्वांटिटी पैराबोला. हाँ, क्या बोला मैंने? पैराबोला. तो एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के स्क्वायर को अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ पैराबोला. और वो पैराबोला कौन से वाले क्वांटिटी की तरफ झुकेगा, बोलो? राइट. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. जो क्वांटिटी सिंगल पावर वाली होंगी उस सिंगल पावर वाले क्वांटिटी की तरफ ग्राफ झुकेगा. तो ये आपको अच्छे से याद है. अब नेक्स्ट ग्राफ मैंने डिस्कस किया था v वाला, वेलोसिटी वर्सेस टाइम. तो हमारे को इक्वेशन देखो क्या मिला था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट. तो u मैंने डाला था 0 और a के बदले डाला था g, तो 0 प्लस जी टी.
तो यानी GT ओनली, तो V is equal to GT. If V is equal to GT and G is constant, so you can say V is directly proportional to T. तो x एक्सिस पे हम लोग ने टाइम प्लॉट किया, y एक्सिस पे हम लोग ने वेलोसिटी प्लॉट किया, और G is the constant of proportionality. तो nature of the graph is a straight line passing through the origin. तो इसीलिए हमारा ग्राफ देखो ओरिजिन से पास हो रहा है और स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, ताकि उसका स्लोप कांस्टेंट हमें मिले, और कितना मिले स्लोप, a इज इक्वल टू g. उसके बाद मैंने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया था, x एक्सिस पे टाइम और y एक्सिस पे एक्सेलरेशन, ठीक है. तो यहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही थी, और इसीलिए वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव अनुभव कर रही थी, बरोबर है ना. अभी तो हमने डिस्कस हुआ था कि जब बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यू नो, फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड ना, फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड a इज इक्वल टू प्लस जी. तो इसीलिए a इज इक्वल टू प्लस जी था ना, तो प्लस जी रहेगा तो वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ रहेगा, y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, और वो कांस्टेंट था, इसलिए नेचर ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, बट नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. तो क्योंकि उसको स्लोप ही नहीं है ना, कांस्टेंट है ना वो चीज, तो स्लोप ही नहीं है उसको, और इसीलिए a इज इक्वल टू जी. अब मैंने कल ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल एक मतलब ऐसा पूछा था कि कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट है कि ये स्टार करके देखो, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t 2t 3t सेकंड विल बी. यानी अगर आपको किसी ने पूछा कि एक पार्टिकल t 2t 3t ऐसे टाइम सक्सेसिव टाइम में ट्रैवल कर रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, उसके रेशियो निकालो. तो कैसे निकालते हैं, तो ये जो तुम्हारा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, तो u अपन 0 डालते और a इज इक्वल टू जी डालते. तो अपना इक्वेशन क्या आया था, s इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर आया था, क्योंकि u तो 0 डाला था. तो जब भी तुम t डालोगे टाइम, तो वो ये आएगा, फिर 2t डालोगे तो s इज इक्वल टू हाफ ऑफ g इंटू टी के बदले 2t का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ g इंटू 4t स्क्वायर, बरोबर है. फिर जब 3t डालोगे तो s इज इक्वल टू हाफ ऑफ g इंटू 3t का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा हाफ ऑफ g इंटू 9t स्क्वायर, हाफ ऑफ g इंटू 9t स्क्वायर. तो ये देखो टी स्क्वायर है, देखो टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर हटा दूं, तो ये रेशो मिलेगा आपको 1:4:9, बरोबर है का, बघा बरं, 1:4:9. इट मीन्स की 1:2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बराबर है क्या. देखो तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता, एमसीक्यू में, कि अगर टाइम ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज t 2t 3t सक्सेसिवली, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल. तो आप बोलेंगे 1 स्क्वेअर इज टू 2 स्क्वेअर इज टू 3 स्क्वेअर, म्हणजेच 1:4:9. आणि कसं आला याचा आन्सर हे कळलं का, सांगा लवकर, ये आंसर कैसे आया समझा क्या एमसीक्यू के लिए. हाँ गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ तो ये मिटा दूं कि रखूं पीडीएफ में, मतलब ये मिटा दूं इसका आंसर सॉल्यूशन, ओके रखूं, ओके ओके ठीक ठीक है. अरे 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 मेरी स्क्रीन कहाँ गई रे. हाँ मेरी आवाज आ रही सबको, ठीक है. तो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको ऐसा बोला है द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड उसका फॉर्मूला क्या है, hn इज इक्वल टू हाफ ऑफ g इंटू 2n-1. हाँ तो आपको सवाल बोला हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड 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 एंड थर्ड सेकंड. तो आपको सवाल है, देखो जैसे ये सवाल था, ये अलग, ये स्टार करके ये अलग नोट थी, अभी आपको अलग पॉइंट है. पॉइंट क्या है, देखो पॉइंट ऐसा है, द डिस्टेंस कवर्ड, ये अलग क्वेश्चन है, COVERED, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल in the distance covered by the particle in first, second and third second. The distance covered by the particle in first second and third second, okay, etc. etc will be in the ratio. इसका रेशियो क्या आएगा. अभी ये सवाल अलग है, इसमें क्या पूछा था, देखो ऊपर वाले में, ऊपर वाला जो पॉइंट है उसमें क्या था, पूरे 2t सेकंड तक, पूरे 2t सेकंड तक, पूरे 3t सेकंड तक. इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कैसा है, पहले सेकंड पर कितना हुआ, दूसरे सेकंड पर कितना हुआ, तीसरे सेकंड पर कितना हुआ, इसके रेशो निकालो. तो इसके लिए आपको मालूम है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, SN वाला. SN इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ ए
इंटू 2n-1। अभी वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है तो u क्या डालते हैं हम लोग, 0। a क्या डालते हैं, g। ये याद रखना, सिर्फ these are conditions applied only when the body is falling vertically downward and it is under the effect of gravity only। तो u इज इक्वल टू 0 टाकायचं, a इज इक्वल टू g डालना, और अभी मैं करूंगी s1 पहला सेकंड, तो s1 तो 0 प्लस हाफ ऑफ a के बदले g, और ये 2 इंटू n के बदले 1 -1, तो ये कितना हो गया, हाफ ऑफ g इंटू 2 1 जा 2, 2 -1, हे बघा ना, n च्या जागेवर काय टाकायचं, n पहिला सेकंद आला ना, ऐका पहिला सेकंद आला तर n ची व्हॅल्यू 1 टाकायची, तर 2 1 जा 2, 2 -1 1, 1 इंटू हाफ ऑफ g इट इज 1 ओनली। तैसा सिमिलरली अभी मैं सेकंड में कितना करेगा, तो S2, ये हो गया मेरा S1 हो गया, ये क्या हो गया मेरा S1। अब मैं S2 निकालती हूँ, 0 प्लस हाफ ऑफ a के बदले g और 2 n के बदले कितना डालूंगी, 2 2 2 जा सेकंड वाले सेकंड पे, तो 2 2 जा 4, 4 -1 3, तो ये मुझे मिलेगा हाफ ऑफ g इंटू 3 S2 मिला। तो सिमिलरली मुझे S3 कितना मिलेगा रे, सिमिलरली मुझे S3 कितना मिलेगा, S3 इज हाफ ऑफ g इंटू 2 इंटू 3, n च्या जागेवर 3 टाकायचं, हा 2 इंटू 3 -1 म्हणजे हाफ ऑफ g इंटू 2 3 जा 6, 6 -1 5, तो ये मुझे मिला S3, ये मिला S3, ये मिला S2, और ये पहला वाला S1। अब आपको रेशो निकालना है, S1 is to S2 is to S3, हाँ S1 is to S2 is to S3 is equal to half of G is to 3/2 of G is to 5/2 of G, बराबर है। तो फिर हाफ ऑफ जी कैंसिल, तो ये आएगा 1 is to 3 is to 5, दिस इज योर आंसर, ठीक है, 1 is to 3 is to 5। तो ये एक सवाल अलग था वो अपने, और उस ऊपर वाला जो था उसके अलग आंसर थे, उसका आंसर क्या था, 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर, और इसका आंसर क्या है, 1 is to 3 is to 5। बहुत फर्क है, दोनों सवाल अपने आप में, दोनों सवाल अलग है। पहले सवाल में पूछा था कि पूरे 1 सेकंड, जैसे पूरी मोशन अगर t सेकंड तक चली है तो t सेकंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पूरी मोशन 2t सेकंड तक चली है तो 2t सेकंड तक कितना हुआ, और 3t सेकंड तक कितना हुआ, उसका रेशो निकालो। ये पहला वाला सवाल था, और ये वाला सवाल ऐसा नहीं है, इसमें कैसा है, 1 सेकंड तक चली तो सिर्फ 1 सेकंड पे कितना, दूसरे सेकंड पर कितना हुआ, तीसरे सेकंड पर कितना हुआ, 3 सेकंड तक नहीं पूछा है, तक नहीं, तीसरे सेकंड पर, तक और पर में फर्क है कि नहीं, तीसरे सेकंड पे कितना हुआ, दूसरे सेकंड पे कितना हुआ, ये वाला ये सॉल्यूशन है, समझे। दोनों क्वेश्चंस अपने आप में अलग क्वेश्चंस है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाएंगे, इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ, अब इसका टाइटल अलग है, अभी अलग टाइटल चालू हुआ, इफ द बॉडी इज projected, if the body is projected vertically downward, if the body is projected vertically downward with some initial velocity, if the body is projected vertically downward with some initial velocity, मतलब बॉडी को आपने वर्टिकली डाउनवर्ड छोड़ा लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, मतलब आपने ड्रॉप नहीं किया है अभी, आप सुन रहे हो ना, ये कंडीशन अलग है। इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ आपने उसको छोड़ा है, मतलब फेंका है। छोड़ा और फेंका में फर्क है। छोड़ा मतलब ये से एक इंसान के हाथ में एक बॉल है, हाँ ये बॉल इसने छोड़ दिया, जस्ट छोड़ दिया ऐसा, तो ऐसा ऐसा नीचे आ रहा है, ड्रॉप्ड, इसको बोलते हैं ड्रॉप्ड। एंड इसको क्या बोलते हैं, जर्क के साथ ऐसा थ्रो कर रहा है, थ्रो, ऐसा थ्रो हो रहा है, वो थ्रो, ऐसा थ्रो करके फिर जंप मार के ऐसा आएगा। व्हाट हैपेंड, तो थ्रो और ड्रॉप में फरक है। थ्रो म्हणजे काय रे, फेकणे, आणि ड्रॉप म्हणजे काय, जस्ट रिलीज करणे, दिस इज द डिफरेंस। तो जब भी थ्रो करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होंगी, क्या बोलो तुम लोग, बोलो, नहीं होंगी ना, हाँ, ओके ओके। तो इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड vertically downward with some initial velocity,
देन क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी u इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर है। If the body is projected vertically downward with some initial velocity, then u is not equal to 0. लेकिन बॉडी तो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही, तो a इज इक्वल टू जी तो होगा ही होगा ना, कारण बॉडी तर वरतून खाली येत आहे, तर इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी तर त्याला राहणारच, बरोबर आहे की नाही? अग्री विथ दैट? देखो बॉडी को आपने जर्क के साथ फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भले ही 0 नहीं थी, लेकिन वो तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी था, अभी भी उसके ऊपर एक्ट कर रहा था ग्रेविटी, तो a इज इक्वल टू जी तो होना ही है। ये समझ रहे हो क्या ये वाली चीज? बोलो पक्का? क्या समझ में आया? बोलो क्या समझ में आया आदित्य? हाँ, और u इज इक्वल टू नॉट 0 ऐसा क्यों लिखा मैंने? बोलो। क्योंकि हमने उसको ड्रॉप नहीं किया था, उसको हमने थ्रो किया था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, उसको मैंने क्लियर कंडीशन ही तो लिखी है रे, इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, तो इसलिए u नॉट 0। तो अभी हम इक्वेशन चालू करेंगे। पहला सबसे पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बोलते हैं ना तुम लोग, तो मुझे क्या लगना पड़ेगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, बरोबर है? बराबर है क्या? ये पहला वाला इक्वेशन u को, हाँ अभी मैं u को हाँ अभी मैं u को 0 नहीं डालूंगी, तो मैं u को u ही रखूंगी और a के बदले g डालूंगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब दूसरा वाला इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे? s के बदले h, हाइट है ना ती, हाँ s के बदले h, फिर u को 0 नहीं डालेंगे और हाफ ऑफ a के बदले g, तो ये ऐसा आएगा। ओके ठीक है। हाँ क्या रे, व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? क्या बोल रहा है कोई? तो भी कुछ तो बोला ना अभी, क्या हुआ? दिख नहीं रहा है क्या? म्हणजे माझ्याकडून दिसत नाही की तुमच्याकडून प्रॉब्लेम आहे? बरोबर आहे, थोड़ा नेटवर्क मध्ये जा रे बाबा। तो अभी नेक्स्ट वाला हाँ इधर देखो, ये पहला वाला ऐसा लिखा, ये इक्वेशन ऐसा हो गया, हाँ, और ये वाला इक्वेशन ऐसा हो गया, और एस एन वाला कैसा होगा? एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टू एन माइनस वन, तो भी एस एन के बदले में एच एन लिखूंगी, एच एन, यू को यू ही रखेंगे, हाफ ऑफ ए को रखेंगे जी, और ये डालेंगे टू एन माइनस वन। तो मैंने यू को कहीं पे भी देखो, मैंने कहीं पे भी यू को 0 नहीं डाला, तो आप बोलेंगे मैडम कितना डालना फिर यू को, तो आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा कि यू कितना डालना, वो न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, ठीक है? तो इस प्रकार ये तीनों इक्वेशंस ऐसे हो जाएंगे, और वो आखिरी वाला जो है ना वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसको कैसा लिखेंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस के बदले टू जी एच ऐसा लिखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच ऐसा लिखेंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, और ये तुम्हारा जब ये इनिशियल वेलोसिटी 0, सुनो, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0, हाँ, तब अगर इक्वेशन वो लिखने के लिए बोला रहता, एक मिनट थोड़ा पीछे के पेज में जाती हूँ, ये वाले इक्वेशन देखो, मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन, ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस वाला इक्वेशन, जब बॉडी को ड्रॉप किया था, ड्रॉप, तो यू तुम्हारा 0 था, और 2 और a के बदले g और s के बदले h, तब v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। इस इक्वेशन से हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जब वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जमीन पे हिट करता है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड, तब उसकी वेलोसिटी क्या होंगी? अगर ऐसा पूछा आपको, व्हेन द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड, तब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होंगी? जैसे मैंने 5वें मंजिले से एक बॉल को छोड़ दिया, फेंका नहीं, छोड़ा, तो u 0 डालेंगे, और फिर मैं आपको पूछूंगी कि चलो 5वें मंजिले की ऊंचाई 20 मीटर थी, 5वां मंजिला तो 20 मीटर ऊंचा था जमीन से, तो जब जमीन पे मेरे बॉल ने हिट किया, तो मेरे बॉल की वेलोसिटी क्या थी? तो देखो मैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 g च्या बदल्यात 10, ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी मी काल सांगितलं 9.8 असतं, फॉर द सिम्प्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन यू आर टेकिंग 9.8 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10, और हाइट मैंने कितनी बताई? 5वें मंजिले की 20 मीटर, तो ये आप इसको कर दो अभी,
तो 20 इंटू 2 40, ये 400 हो गए रे। तो 400 का रूट कितना आता है बोलो। तो फिर मेरा बॉल, हाँ तो हमारा बॉल जब जमीन को टकराया तो वो कितने वेलोसिटी के साथ टकराया। हाँ तो हाँ तो ऐसे प्रॉब्लम में आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला शायद कल अपना बताना रह गया था। तो एक ये मैंने v इज इक्वल टू gt बताया था। देखो हे जे रेड कलर मध्ये बॉक्स केलेत ना ते तुम्हाला लर्न करायचे आहेत। रेड कलर मध्ये बॉक्स केलेले v इज इक्वल टू gt, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर। और सुनो, फॉर्मूले लर्न होंगे तो ही मजा आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, वरना फिर मेरे को हमने ये पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या, ऐसा करके डायलॉग मारना पड़ेगा, फिर आपको याद नहीं आता। तो प्लीज ये 4 फॉर्मूले रेड कलर में जो बॉक्स में करे हुए एटलीस्ट गो थ्रू दैट। 4 नहीं 5। v इज इक्वल टू जीटी, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीटी स्क्वेअर, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। आता तुम्ही म्हणाल मॅडम हा काय, तर तुम्हाला सांगू का, हा आणि हा एकच फॉर्म्युला आहे ऍक्च्युअली। h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीटी स्क्वेअर ना, तर मग टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 2h अपॉन g, मग t इज अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। समझे, एक ही तो फॉर्मूला है वो। और ये एच एन वाला हाफ ऑफ जी इंटू 2n-1, और ये v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh वाला। ठीक है, अब आते वापस नेक्स्ट पेज पे, अपने नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अपनी अभी चल रहा है इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। तो सम इनिशियल वेलोसिटी है तो तभी हम u जो है वो उसको 0 नहीं डालते, और तब हमारे ये सारे इक्वेशन इस प्रकार लिखे जाएंगे। ओके, तो ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हमको बस कंडीशन, मैं क्या बोलती हूँ एक्चुअली फिजिक्स रट्टा मारना ही नहीं था, उसको कंसेप्ट समझना पड़ता। हाँ रट्टा किसको मारेंगे, जैसे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये तो रट्टा मारा हो रहना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, हा लर्न पाहिजेच, हा लर्न पाहिजेच, हा लर्न पाहिजेच, दिस ऑल शुड बी लर्न, देन ओनली यू कॅन अप्लाय द कंडिशन। फॉर्म्युलेस लर्न नसतील तर कंडिशन कशी अप्लाय करणार, तो इसलिए फॉर्मूले पहले लर्न चाहिए। ओके, अभी अगला कंसेप्ट है, बस इसमें कुछ खास था नहीं। अगला कंसेप्ट है अपना इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अभी कंडीशन बदल गई, इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अब बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे। तो मैं एक थोड़ा सा आपको एक यहाँ पर एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछती हूँ, देखते हैं अपने क्लास में किसको किसको कॉमन सेंस है। यश मस्के, माइक ऑन करा। नाउ द क्वेश्चन इज फॉर यू कि अगर मैं एखादे बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करूंगी, मतलब वर्टिकली अपवर्ड म्हणजे वरच्या दिशेने अपवर्ड उसको फेकूंगी, तो क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होंगी। कॉमन सेंस वाला सवाल है, क्या u 0 होगा उस वक्त, क्या u 0, जैसे मैंने सुनो सुनो, जैसे मैंने बॉडी को, बाप रे याचे इंटरप्शन्स किती आहे, जैसे हो की नाही, नाही तर का नाही, का नाही, थांब थांब थांब, त्याला यशला सांग, एक मिनिट यश, नाही नाही मी यशला विचारलंय क्वेश्चन, यश त्याला सांगू द्या रे, हा यश सांग। अरे एखादे बॉडी को ऊपर फेंकते वक्त तुम उसको कुछ वेलोसिटी देंगे नहीं, कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देंगे नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी मिलती है, तो उसको देंगे ही नहीं वेलोसिटी, तो ऊपर कैसे जाएगा, कुछ तो देना पड़ेगा ना उसको वेलोसिटी, तो ऊपर ही नहीं जाएगा ना वो। ये तो इसलिए मैंने बोला कॉमन सेंस वाला सवाल पूछती हूँ। तो आता माइक ऑफ करा प्लीज, ठीक है, हाँ माइक ऑफ करा, आता झालं ऐकून माझं। तो इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो पूरा ही सुनाऊंगी क्या अभी। काय यश, इकडे कुठे अजान आहे, आपल्या इथे तर मस्जिद नाही रे बाजूला, अरे कोणाचा होता तो ऑन, हर्षिता, ए अभिलाष, कोण माझ्याकडून, कोण नाव सांग, तुम्हाला रोज, अच्छा तुझ्या घराजवळ मस्जिद आहे का, बरं आता ऑफ करून दे माईक, झालं, ओके।
काहीच नका वारती नका ऐकू आणि काही नका ऐकू, कारण आपलं फिजिक्स चालू आहे मध्येच. तो इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो बॉडी को अगर वर्टिकली अपवर्ड आप प्रोजेक्ट करोगे तो क्या होगा. तो अभी जैसे कि मैंने यश को सवाल पूछा था कॉमन सेंस वाला, कि अगर बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करोगे तो क्या यू जीरो होगा. तो काफी बच्चों के माइक ऑन करके आवाज आ रही थी कि यू जीरो नहीं हो सकता. तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यू अगर जीरो होगा तो बॉडी ऊपर कैसे जाएंगी, उसको कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा ना. म्हणजे तुमच्या क्रिकेटमध्ये बघा, एखादा व्यक्ती बॉल फेकतो बॉलर, तर त्याला फोर्स द्यावाच लागतो ना, जर्क द्यावाच लागतो. तो बिना फोर्स के बॉल कैसे आगे भागेगा, तो उसको तो देना ही पड़ता है. तो इसलिए यू तो देना ही पड़ेगा, तो यू तो जीरो नहीं होगा पक्का. ओके, अभी u इज नॉट इक्वल टू जीरो पक्का हो गया. ओके, अभी वो बॉडी जा रही नीचे से ऊपर की तरफ, ये बॉल जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ ऐसा. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, बरोबर है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींच रहा है. हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचता और बॉल जा रहा ऊपर, तो क्या उसकी मोशन को वो फेवर करेगा कि अपोज करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स. अपोज करेगा. हाँ, तो अपोज करेगा. हाँ, तो हाँ सुनो, तो अपोज करेगा तो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, निगेटिव होगा, माइनस. ओके, ये तो मैंने कल ही बता दिया था. इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड देन a इज इक्वल टू माइनस जी. ये हो गया. अभी टाइम को t डालेंगे और s को h डालेंगे. ठीक है, अभी सपोज मैं एक बॉल नीचे से ऊपर के दिशा में फेंक रही हूँ वर्टिकली अपवर्ड, तो अभी मेरे काइनेमेटिकल इक्वेशंस कैसे आएंगे, सुन लो अच्छे से. हाँ, s इज इक्वल टू h. अच्छा, आपने स्कूल में कभी ये सुना है क्या कि व्हेन द बॉडी अटेन्स द मैक्सिमम हाइट, जब बॉडी मैक्सिमम ऊंचाई पे जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या बनती है रे, जीरो बनती है. हाँ हाँ, तो व्हेन द बॉडी अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट, ऐका, व्हेन द बॉडी अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट फॉर अ मोमेंट, एका क्षणापुरती, फॉर अ मोमेंट ओनली, बिल्कुल माइक्रो सेकंड वगैरे म्हणा. व्हेन द बॉडी अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट, तो फॉर अ व्हेरी स्मॉल मोमेंट इट कम्स ॲट रेस्ट. तो इट कम्स ॲट रेस्ट म्हणजे एका उंच जागेवर गेल्यानंतर मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद उस बॉडी की उस वक्त की वेलोसिटी जीरो हो जाती है. वो फॉर अ मोमेंट वो रेस्ट पे आ जाती, फिर वो नीचे की तरफ आती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तब फिर से वो एक्सेलरेटेड मोशन में रहती है. लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है वो तो रिटार्डेड मोशन में रहती है. तो जब वर्टिकली अपवर्ड मोशन रहेंगी तो वो रिटार्डेड मोशन होती है और a इज इक्वल टू माइनस जी होता है. ठीक है, तो अभी हम पहले मैं मैक्सिमम हाइट के लिए कंडीशन ही लगाती हूँ. फॉर मैक्सिमम हाइट होंगी तो मैं वी जीरो डालूंगी. लेकिन वो अगर मैक्सिमम हाइट अभी अटेंड नहीं करा, मतलब ये बॉल जो है हमारा ये ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो अभी फिलहाल वो राइट नाउ चल रहा है उसकी मोशन, और ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, ये वाली पोजीशन इज मैक्सिमम हाइट. तो अभी वहां पर वो पहुंचने का है अभी बॉल, और यहाँ पे कहीं तो भी आया है, तो यहाँ पे आप वी जीरो डालोगे क्या, बोलो. नहीं, यहाँ पे नहीं डालोगे, यहाँ पे जीरो डालोगे, बरोबर है. जब ये यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे आएगा तब जीरो डालोगे, बरोबर है ना, फाइनल वेलोसिटी, बरोबर है का. हाँ, तो अभी फिलहाल में, हाँ सुनो, तो इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो मेरे इक्वेशंस कैसे आएंगे. हाँ, तो इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यू नॉट इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू माइनस जी आणि टी टाइम आणि एस इज इक्वल टू एच. तर सगळ्यात पहिला इक्वेशन जो आहे तुम्हाला वी, ब्लॅक कलर से लिखती हूँ. सबसे पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस, प्लसच्या बदल्यात मायनस, तर यू प्लस, तर प्लसच्या बदल्यात मायनस, तर एटी, एटीच्या बदल्यात जीटी. तर तुम्ही काय म्हणता ऐका, पहिले आपण काय म्हणतो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी असं जनरल म्हणतो. मग यू झिरो नाही टाकायचा आणि ए ला मायनस जी टाकायचा आणि टी, तर काय झालं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी. ऐसा इक्वेशन तुम्हारा तैयार हो गया. ए को माइनस जी डाला क्योंकि रिटार्डेड मोशन है. फिर दूसरा वाला जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो फिर से u जीरो नहीं है तो ut तो आएगा ही आएगा, और ये प्लस के बदले माइनस आएगा और a को g, तो इस प्रकार ये हो गया ut माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और s को डालेंगे h, तो ये इक्वेशन ऐसा बन गया. और ये वाला हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो v स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी अभी मैं जीरो नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे बॉडी ने अभी मैक्सिमम हाइट अटेंड नहीं करी है, इसलिए v जीरो नहीं डालना. और u तो u था ही, u तो पहले से ही जीरो नहीं था, और ये प्लस के बदले माइनस टू, और ये a के बदले g और s के बदले h. तो इस प्रकार तुम्हारा इक्वेशन हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच. ये इक्वेशन, let me tell you this all equations are valid
when the body is projected vertically upward and it is not attaining the maximum height. हे तिन्ही चारही इक्वेशन तेव्हाच लिहू शकतो जेव्हा बॉडी वर्टिकली अपवर्ड चालली आहे आणि तिने अजून मॅक्झिमम हाईट अटेंड नाही केलेली आहे. इथे मेंशन करते हवं तर एसएन वाला इक्वेशन कैसा आएगा? Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ ए इंटू 2n माइनस 1. तो Sn को बोलना hn, u को u डालना क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी नहीं, और प्लस के बदले क्या डालेंगे? माइनस, और यहाँ पे a के बदले g, और ये 2n माइनस 1. इस प्रकार तुम्हारा ये वाला इक्वेशन hn इज इक्वल टू यू माइनस हाफ ऑफ g इंटू 2n माइनस 1 ऐसा हो जाएगा. तो ये सभी इक्वेशन इस प्रकार से लिखे जाएंगे. तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से नोट करके लिखती हूँ, नोट, ताकि आपके ध्यान में आना चाहिए. द बॉडी हैज नॉट अटेन्ड द मैक्सिमम हाइट. बॉडी ने अभी मैक्सिमम हाइट अटेंड नहीं करी है. ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट अभी. अब हम यही इक्वेशन सुनो, अब हम यही वर्टिकली अपवर्ड वाले इक्वेशन जब बॉडी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेंगी तब के लिए चेंज करेंगे. तो अभी नेक्स्ट करती हूँ, नेक्स्ट लिखती हूँ. इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड and projected vertically upward and it has attained the maximum height. अभी देखो कंडीशन क्या लिखी मैंने कि बॉडी वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करी है और उसने मैक्सिमम हाइट अटेंड करी है, वर्टिकली अपवर्ड करी है और मैक्सिमम हाइट अटेंड करी है. तो जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेंगी तो सबसे पहले वर्टिकली अपवर्ड है तो u इट नॉट इक्वल टू 0, वर्टिकली अपवर्ड है तो u 0 नहीं है, ठीक है. और a इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस जी, बरोबर है. और s को डालेंगे h, और फाइनल वेलोसिटी v क्या डालेंगे? बोलो अभी बोलो, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया पिक्चर. मॅक्झिमम हाइट 0, हा, तो फायनल वेलोसिटी 0. आता तुमची जे मगाची इक्वेशन बघा कसे चेंज होतात. चला आता पहिला घेऊया आपण ब्लॅक कलर. हा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तर u च्या ऐवजी u प्लस a च्या बदल्यात माइनस जी आणि t. ओके, पण v काय टाकणार? 0. v क्या डालेंगे? 0. फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पर कि उसने मैक्सिमम हाइट अटेंड करी है. तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो a के बदले माइनस जी और t, तो u 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो जी टी इज इक्वल टू यू. सो देयरफॉर t इज इक्वल टू यू अपॉन g. इस प्रकार मुझे टाइम निकालने का इक्वेशन मिला है, t इज इक्वल टू यू अपॉन जी. ओके, अब मैं करूंगी नेक्स्ट वाला. कौन सा? नेक्स्ट वाला कौन सा है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर. अब u फिर से u डालेंगे, t को t डालेंगे, प्लस के बदले माइनस डालेंगे, a के बदले g डालेंगे और हाफ, और h को h डालेंगे. तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर. तो सुनो अभी, आप सुनो ध्यान से. h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, लेकिन आपने u की वैल्यू क्या निकाल के रखी थी? जरा इधर देखो तो साइड में. u इज इक्वल टू क्या निकाला था रे? जी टी. तो अब देखो मैं क्या करती हूँ. अब यहाँ पे u इज इक्वल टू जी टी डाल के देखती हूँ. लेट अस रिप्लेस u इज इक्वल टू जी टी इन दिस इक्वेशन. आणि हा t पहिलेचाच होता आणि हा हाफ ऑफ जी टी स्क्वेअर. तर मग g इंटू टी इट बिकम्स जी टी स्क्वेअर. तो जी टी स्क्वेअर माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेअर, इट बिकम्स हाफ ऑफ जी टी स्क्वेअर. तो h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वेअर. तो ऐसा ही इक्वेशन कल के इसमें भी आया था ना रे, याद आ रहा है क्या? ऐसा ही इक्वेशन h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर कल भी आया था. हाँ, कल भी हमारा h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर आया था, राइट. लेकिन ये वाला हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर अपने को तब आया जब अपन ने मैक्सिमम हाइट अटेंड करी. तो यहाँ पर भी मैं टाइम निकाल सकती हूँ. h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, तो फिर से 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो फिर से मेरे को देयरफॉर t की वैल्यू क्या मिलेगी? अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी. तो ये वाला फॉर्म्युला भी मुझे कल मिला था. t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, करून बघा तुम्ही. हे बा, हे खालचे 2 तिकडे न्या वर, तर ते न्यूमरेटर मध्ये जातील. तर 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वेअर, मग त्याला रूट घ्या.
तो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। अभी एक और इक्वेशन बताती हूँ, एक और इक्वेशन, ये देखो तीसरा वाला, v स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as। तर u ला यूच ठेवायचं, प्लस के बदले माइनस, a के बदले g, s के बदले h, और फाइनल वेलोसिटी क्या डालेंगे? 0, क्योंकि हमारे बॉडी ने मैक्सिमम हाइट अटेंड करी है। तो फिर 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो देयरफॉर ये जो लेफ्ट साइड के 2gh इसको इधर लेके आओ, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 2gh इज इक्वल टू यू, सो यू गॉट u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। so this is the initial velocity of the particle when it is thrown with some height, जब सॉरी व्हेन इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब जब भी आपने बॉल को नीचे से ऊपर के दिशा में फेंका था तो कितने वेलोसिटी के साथ फेंका था, ये वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले से मिलेंगी। तो ऐसा ही फॉर्मूला कल के इसमें भी था ना, लेकिन वो क्या बता रहा था कि जब उसने जमीन को हिट करा, सुनो, कल u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एच नहीं था, कल v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh था। कल यानी कौन से कंडीशन के लिए, ये कौन सी वाली, ये देखो बताती हूँ, वर्टिकली डाउनवर्ड वाले में, ये देखो आ स्क्रीन पे, ये देखो के फॉर्मूले, कल फॉर्मूले देखो, हाँ, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, और ये देखो v, यहाँ पे v इज इक्वल टू gt मिला है, यहाँ पे v इज इक्वल टू gt मिला है, और ये मिला है ये, और ये फॉर्मूले देखो, और आज के फॉर्मूले देखो, आपके आज बिल्कुल सेम है एट मैक्सिमम हाइट वाले। यहाँ पे u इज इक्वल टू gt मिला है अपने को, क्या मिला, कल क्या मिला था, v इज इक्वल टू gt, यहाँ पे u इज इक्वल टू gt मिल रहा है हमको। कल क्या मिला था, v इज इक्वल टू gt, आज क्या मिल रहा है, u इज इक्वल टू gt, तो फर्क है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल सकती है इससे। तो ये आपको जैसे न्यूमेरिकल की मतलब क्या बोलते हैं, कंसेप्ट न्यूमेरिकल का बदल जाएगा या न्यूमेरिकल की कंडीशन बदल जाएगी, उस हिसाब से आप लोग उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी बच्चे क्या बोलते, मैडम फिर ये तो फॉर्मूले हमें कंफ्यूज होते, तो मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, फॉर्मूले कंफ्यूज तब होंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आपके तो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि भाई वर्टिकली डाउनवर्ड करना है तो क्या करना है, वर्टिकली अपवर्ड करना है तो क्या करना है, वर्टिकली अपवर्ड फेंकते वक्त u0 नहीं डालना है, वर्टिकली अपवर्ड फेंकते वक्त u0 नहीं डालना है, और जब वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा तो ही v0 डालना है। जेव्हा तो मॅक्झिमम हाईट अटेंड करेल तेव्हाच फायनल वेलोसिटी 0 टाकायची आहे, अदरवाइज फायनल वेलोसिटी 0 राहणार नाही, कळलं का? तो हे खूप, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो यू देखो, तो ये चारों फॉर्मूले एक बार अच्छे से देख लो, u इज इक्वल टू जी टी, दैट इज टी इज यू बाई जी, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, दैट इज टी इज अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, एंड u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। और इस प्रकार आपको h का फॉर्मूला भी मिल सकता, u इज अंडर रूट ऑफ 2gh, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन 2g, ये भी एक फॉर्मूला है हाइट निकालने का। दिस इज वन मोर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हाइट इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज नोन टू यू। अभी इसके ऊपर एक प्रॉब्लम बना देती हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि एक बॉडी को, सुनो, एक प्रॉब्लम बनाते कि अभी कौन सा बॉलर कौन सा चल रहा है रे फिलहाल, अच्छा बॉलर कौन चल रहा है क्रिकेट में भी, बोलो जल्दी, बुमराह, हाँ। तो अभी सपोज बुमराह ने अभी सपोज 10 मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी के साथ बॉल एकदम वर्टिकली अपवर्ड फेंका, क्रिकेट के लिए नहीं खेला वो, अभी ऐसा गेम खेल रहा है, तो वर्टिकली अपवर्ड फेंका 10 मीटर पर सेकंड के साथ, तो बताओ वो बॉल कितना ऊंचा जाएगा, चलो जल्दी जल्दी बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले तो मुझे बताओ कि वो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे तुम लोग। एक मिनट, एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर तब बताते जब मैं आपको टाइम देती, मैंने टाइम तो दिया ही नहीं आपको। मैंने बोला कि बुमराह ने 10 मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी के साथ बॉल नीचे से वर्टिकली अपवर्ड फेंका, तो वो बॉल कितना ऊंचा जाएगा, तो आपको कॉमन सेंस है, तो ये वाला लगाना चाहिए ना आपको। अरे हो, पण कुठला फॉर्म्युला लावायचा ते तर कळलं पाहिजे, हा लावायचा एच इज, हा हा, ऐकून घ्या आता, तू मुलं म्हणतात मॅडम तर तुम्हाला हा नाही आठवला आणि हा आठवलाय, तर हा आणि हा एकच आहे, कपडे बदलले फक्त त्याचे आपण, एक ही फॉर्मूला है वो। तो यू यहाँ पे डाल दो ना, 10 डाल दो, अंडर रूट ऑफ 2g, जी तो ऑलरेडी 10च असतो, आणि 2 टाकायचं आणि काढायचं, नहीं समझा क्या? वो ये दोनों बॉक्स वाले फॉर्मूले एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ उसका पैटर्न मैंने बदल के रखा है। तो फिर h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू है 10, 10 का स्क्वायर,
अपॉन 2g, जी पण 10 घेतो आपण, 10 गेले 10 गेले, 10/2 यानी कि 5 मीटर ऊंचा जाएगा. तो इन जनरल तुम्हारे क्रिकेटर जब बॉल फेंकते तो कितने स्पीड के साथ फेंकते रहे इन जनरल, कितना फेंकते रहे, त्यांना खूप रिमाइंडर स्पीड नहीं फेंकतात ना बॉलर बॉल. तो इन जनरल ऐसा अगर मैं बोलूँ कि अगर उसने बुमराह ने 25 मीटर पर सेकंड इस स्पीड से बॉल फेंका रहता तो मैं h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g फिर से लगाती, 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 और 2g की वैल्यू 10. ठीक है, 2 5 जा नहीं 5 2 जा 10 5 5 जा तो 25 5 125 125 डिवाइडेड बाय 4 4 त्रिक 12 4 1 4 पॉइंट 31 पॉइंट समथिंग समथिंग इतनी हाइट पर तुम्हारा बॉल पहुंचता था. समझे? तो ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा. अच्छा, एक दूसरा प्रॉब्लम बना लेती हूँ क्योंकि प्रॉब्लम बनाने से ही हमारे आइडियाज क्लियर होते हैं. अभी मेरे ग्राफ डिस्कस करने के रह गए रे अभी, और ग्राफ डिस्कस कर लूँ क्या पहले? कितना टाइम है? टाइम है क्या अभी मेरे ग्राफ डिस्कस? हाँ सुनो, ओके ओके, तो मैं एक फिर से जैसे कल के ग्राफ नहीं थे क्या वैसे आज के भी ग्राफ है ना. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिखती हूँ, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन with respect to time for vertically upward motion. ठीक है, तो सबसे पहला मैं अभी एक पहला ग्राफ बनाती हूँ. टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे जैसे टाइम गुजरते जाता है, सुनो, टाइम जैसे जैसे गुजरता है बॉडी ऊंचाई पे जाती ऊंचाई पे जाती ऊंचाई पे जाती, फिर वो एक मैक्सिमम ऊंचाई अटेंड करती, फिर और टाइम गुजरता है तो बॉडी नीचे आते जाती. तो दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ पॅराबोला. तर मुलांना काय वाटतं की मॅडम आपण तर बॉडी वर्टिकली अपवर्ड सोडली होती, तर मग असं येऊन मग असं यायला पाहिजे असं मुलांना वाटतं. पण तुम्ही आता घरी, उद्या रविवार आहे ना, उद्या चांगलं रस्त्यावर या बाहेर, घराच्या बाहेर, आणि एक पत्थर घ्या, दगड, आणि त्याला खालून वर फेका बरं. तो कधीच सरळ नाही जाणार. असं वाटतो आपल्याला सरळ जातो म्हणून, पण तो जरा उंचावर जातो, असा हलकासा तिरपा होतो, टर्न होऊन जातो. तर याला म्हणतात प्रोजेक्टाईल मोशन. तर ही प्रोजेक्टाईल मोशन, तर ही जी ट्रॅजेक्टरी असते त्याची ती नियर अबाउट पॅराबोलिक असते. ओके, याला म्हणतात ट्रॅजेक्टरी. व्हॉट इज मीन बाय ट्रॅजेक्टरी? द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड ॲज अ ट्रॅजेक्टरी. द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड ॲज अ ट्रॅजेक्टरी. त्याला ट्रॅजेक्टरी म्हणतात. म्हणजे हे जे त्याने पाथ फॉलो केला, दिस इज कॉल्ड अ ट्रैजेक्टरी. तो कोई भी बॉडी जब अपन वर्टिकली अपवर्ड फेंकते तो एकदम सीधे लाइन में वो कभी नहीं जाती, ऐसा सीधी नहीं जाती वो, और थोड़ा सा ऐसा होके ही आती है वापस. तो इसलिए ये तुम्हारा ग्राफ ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, और ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे उसने अटेंड करी है. दिस इज द मैक्सिमम हाइट. तो यहाँ पर आपको मालूम है एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई क्या रहेगा 2g, अभी तो बताया था मैंने. और दूसरा, अभी एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी. अब ये कैसा ग्राफ आएगा बताती हूँ. एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी. तो देखो, जब आपने बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका था तो कुछ ना कुछ पॉझिटिव्ह वेलोसिटी दी थी, बराबर आहे? दी थी की नाही दी थी? बोलो. ऍट द स्टार्ट ऑफ मोशन, ऐकून घ्या, ही ऍट द स्टार्ट ऑफ मोशन, ऐका, थोडा ग्राफ तुम्हाला समजायला कठीण जाऊ शकतो. ऍट द स्टार्ट ऑफ मोशन तुम्ही पार्टिकलला काही ना काही वेलोसिटी तर दिलीच होती, तर ती किती दिली होती? पॉझिटिव्ह, बरोबर आहे. फिर जैसे जैसे टाइम गुजरते जा रहा है तो बॉडी वर्टिकली अपवर्ड है ना, सुनो, वर्टिकली अपवर्ड जा रही, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगा, ऊंचाई पे जाते जाएगा, लेकिन वेलोसिटी तो रिटार्डेड होती है ना. आर यू गेटिंग? तुम्ही जेव्हा बॉडीला खालून वर फेकलं तर काही नाही का, समजा तुम्ही दिली होती 10 मीटर पर सेकंड इतकी वेलोसिटी दिली होती, तर जो असा वरती वरती जाईल तर 10 वरून त्याची वेलोसिटी किती झाली? 8, मग किती झाली? 6, मग 4, मग 2, आणि मग कुठेतरी एक मॅक्सिमम हाइट अटेंड करेल, तिथे त्याची वेलोसिटी काय बनेल सांगा? 0. तर मुलांना काय वाटतं की मॅडम हाँ, तो अभी ये ग्राफ देखो, वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा नहीं आएगा क्या? ये सही है कि देखो मैंने जो ग्राफ बनाया, आर यू गेटिंग? तो बच्चों को क्या लगता है कि मैडम ने ये डाउनवर्ड क्यों बताया, ग्राफ डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि मोशन भले ही वर्टिकली अपवर्ड है पर वेलोसिटी तो डाउन डाउन हो रही है हमारे पार्टिकल की. आर यू गेटिंग?
इसीलिए ये हमारा ग्राफ डाउनवर्ड, क्योंकि बघा ना हा रिटार्डेशन ए इज इक्वल टू मायनस जी नाही का रे मुलांनो, ए इज इक्वल टू मायनस जी. ओके, आता ही जी पॉइंट आहे मला सांगा, हा जो पॉइंट मी इथे काढलाय तो कोणता पॉइंट आहे सांगू शकता तुम्ही? हा कोणता पॉइंट आहे? हाँ हाँ, तो ये हाँ, तो वेलोसिटी जीरो कहाँ पे बनी थी बताओ? मैक्सिमम हाइट या ग्राउंड पे नहीं बनी थी वेलोसिटी. अरे राम, वेलोसिटी ग्राउंड पे थोड़ी ना मैक्सिमम बनी थी. अरे वेलोसिटी हाइट, मैक्सिमम हाइट पे जीरो बनी थी. तो ये जो है ना, ये वाली हाइट वाली पोजीशन है यू स्क्वायर अपॉन 2g. यहाँ पर उसने मैक्सिमम हाइट अटेंड किया था, तो मैं इसको एच मैक्स लिखती हूँ जानबूझ के. फिर उसके बाद वो ऊंचाई पे आ गई. अब ऊंचाई से ऊपर से अभी नीचे की तरफ आएंगी. अब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी तो मोशन एक्सिलरेटेड की रिटार्डेड? एक्सिलरेटेड. ओके, आता ते बघा, पहिल्या सेकंदाला त्याने तुम्ही काही ना काही वेलोसिटी दिली होती, मग दुसऱ्या सेकंदाला त्याची वेलोसिटी डाऊन झाली, तिसऱ्या सेकंदला अजून डाऊन झाली, चौथ्या सेकंदला अजून डावली, पाचव्या सेकंदला ती एकदम मॅक्झिमम ऊंचाईला पोहोचली. मग सिक्स्थ सेकंदला ती खाली यायला सुरुवात झाली. तर खाली यायला सुरुवात झाली तर मग आता ग्राफ कसा येणार बघा, हा तर ग्राफ नो डाऊट हा आलाच असा. उसके बाद ती खाली यायला सुरुवात झाली म्हणजे जमिनीकडे येते, ग्राउंड के तरफ आ रही, पण वेलोसिटी वाढत वाढत चालली. तर वेलोसिटी जर वाढत आहे तर मग हा ग्राफ असा खाली खिंचला नाही जाणार का? क्योंकि अब ये क्या ग्राफ बता रहा है. हाँ, अब बच्चे क्या पूछते हैं मैडम, तो यहाँ पे देखो, ये सपोज यहाँ पे वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे थी 8, यहाँ पे है 6, यहाँ पे 4, लाइक दैट, यहाँ पे हो गई 0. ठीक है, अब वो जमीन की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे ये 0, फिर ये -2, -4, -6, -8. अब बच्चे क्या पूछते मैडम, ये वेलोसिटी बढ़ रही है ना. ओके, वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन जिस दिशा में हमारी बॉडी की वेलोसिटी चल रही थी, मतलब मोशन चल रही थी, अब वो उसके अपोजिट दिशा में आ रही है, तो उसकी डायरेक्शन बदल गई. तो डायरेक्शन बदल गई है, इसलिए ये जो ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है. कुछ समझ में आया क्या? ये ग्राफ नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? हाँ, अभी बच्चे पूछते की मॅडम आता वेलोसिटी निगेटिव्ह होती का? ऐका तुम्ही, वेलोसिटी निगेटिव्ह नव्हती. वेलोसिटीचं मॅग्निट्यूड जे काय होतं ते वाढत वाढतच चाललेलं होतं, पण मोशन जी होती ती ऍसिलरेटेड होती. इथे तुमचं ऍसिलरेटेड मोशन आहे. हा, ही मोशन ऍसिलरेटेड आहे, पण वेलोसिटी वाढत चालली आहे. पण इकडे निगेटिव्ह कोऑर्डिनेट का आले? कारण इकडे मोशन अपवर्ड होती, तर इकडे डाऊनवर्ड आहे, म्हणजे रिव्हर्स झाली मोशन, डायरेक्शन रिव्हर्स झाली, म्हणून कोऑर्डिनेट्स निगेटिव्ह आले. बट इट डझंट मीन दॅट की रिटार्डेड आहे, हे तर ऍसिलरेटेडच मोशन आहे. दिस इज द ऍसिलरेटेड मोशन आणि दिस इज द रिटार्डेड. ये लक्षात ठेवायचं, पॉइंट टू बी नोटेड. इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा ग्राफ आपको उल्टा दिमाग में समझने में दिक्कत आ सकती है. और तीसरा जो है एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे एक्सिलरेशन, तो ये तो एकदम इजी ग्राफ है, क्योंकि a इज इक्वल टू माइनस जी होता है, तो ये नीचे की तरफ आएगा. a इज इक्वल टू माइनस जी, ये आएगा नीचे की तरफ. ठीक है, मेरे ख्याल से मेरा टाइम हो गया है, मुझे अभी रुक जाना चाहिए. y एक्सिस पे एक्सिलरेशन, x एक्सिस पे टाइम. तो ये समझा क्या, ये वाला ग्राफ समझा क्या, a इज इक्वल टू माइनस जी नीचे की तरफ क्यों आया? अरे वर्टिकली अपवर्ड में a इज इक्वल टू मायनस जी. आणि कालचा बघा, ही लाईन काल वर आली होती, आज ही लाईन खाली आलेली आहे. एवढाच फरक आहे की मी ती ब्लॅक कलरने ड्रॉ केला. हे देखो,